Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing cost accounting terms. Till now, we have studied material costing, introduction to costing, and in this video, we will discuss on labor costing. Yes, friends, this is one of the important element of cost, labor. So in this video, we will discuss on labor costing. सबसे पहले हम जानेंगे टर्म लेबर को। अब लेबर किस तरह से यूज़ किया जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उन एम्प्लॉयज़ को हमें रेमुनरेशन पेड करना होता है, तो ये जो रेमुनरेशन हम पेड करते हैं उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्टिंग पर हमें ध्यान रखना होता है। अब जो कोई वर्कफोर्स रिक्वायर होता है हमारी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, उन सारी वर्कफोर्स को हम लेबर के तहत मेजर करते हैं। लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों तरह के हो सकते हैं। डायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं? डायरेक्ट लेबर वो पोर्शन होते हैं हमारे वेज एंड सैलरी का जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं और सिंगल कॉस्ट यूनिट को हम उसे चार्ज कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट लेबर जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हमारी प्रोडक्शन से स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के लिए। जैसे कि कुछ लेबर होते हैं जो स्टोर कीपर, टाइम कीपर, फोरमैन का काम करते हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारी प्रोडक्शन के साथ, लेकिन इनका भी जो कुछ भी एफर्ट है वो एफर्ट हमें मेजर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग जब किसी भी प्रोडक्ट की निकालते हैं तो उसके पीछे किस किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और किस किस चीज़ के एफर्ट्स आए हैं उन सब की कॉस्टिंग निकालनी होती है। तो लेबर उन्हीं में से एक है। तो लेबर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दो तरह से हम लेबर को देखते हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट हैं जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल के लिए या फिर लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या इन्वॉल्वमेंट उनका होता है? तो सबसे पहले पर्सोनल डिपार्टमेंट, देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इन सभी में हम देखते हैं कि हम लेबर को कॉस्ट कंट्रोल करते हैं और रिडक्शन भी कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेबर कॉस्ट के लिए कौन से रिकॉर्ड है जो ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो टाइम कीपिंग सिस्टम होता है इसमें हर वर्कर किस टाइम पर हमारी इंस्टीट्यूट में आता है और कौन से टाइम पर हमारी इंस्टीट्यूट से चला जाता है, उसका एक रेगुलर वर्किंग पीरियड एसेस किया जाता है। ये एक बेसिक एम होता है जिसके अंदर हम हमारी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं और साथ ही साथ उसकी अटेंडेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं एक्यूरेट मेजर्स के साथ। तो ये जो मेथड होते हैं टाइम कीपिंग के उसमें आता है क्लॉक कार्ड, डिस्क मेथड और अटेंडेंस रिकॉर्ड। जैसे कि हम जानते हैं अटेंडेंस रजिस्टर्स रखे हुए होते हैं, उसमें हम अटेंडेंस मेजर करते हैं। डिस्क मेथड जो होता है उसमें एक मेटेलिक डिस्क बनाया जाता है और उस डिस्क पर एम्प्लॉय के नंबरिंग किए जाते हैं और एम्प्लॉय को वो वाले डिस्क लेने पड़ते हैं जब भी वो एंटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वहाँ पर डिस्क मेथड यूज़ करते हैं तो उस डिस्क को वो लेते हैं और उस डिस्क को किसी एक बिन में डाल देते हैं जो कि पर्टिकुलर बिन होता है। सारे एम्प्लॉय आने के बाद उसमें डाल देते हैं और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो बिन जो है वो ले जाया जाता है मैनेजमेंट की ओर जो इसे हैंडल कर रहा है और उसके पास रिकॉर्ड दिया जाता है कि कितने डिस्क इसमें आए हैं, यानी कि जितने डिस्क है उतने एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो एम्प्लॉयज़ देर से आते हैं उनके डिस्क देर से मेंटेन किए जाते हैं। तो इससे ये ईजी हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पर लेट आता है या फिर कौन से एम्प्लॉयज़ रेगुलर बेसिस पर एक्यूरेटली टाइम पर आते हैं और काम करते हैं। क्लॉक कार्ड में भी हम देखते हैं कि क्लॉक आवर बेसिस पे हम इसकी टाइम कीपिंग की मेथड को यूज कर देते हैं। टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स ये एक अलग मेथड है इसमें, जिसमें हम टाइम कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं। अब टाइम कीपिंग सिस्टम जो है उसमें हम सारे वर्क यानी कि हर एक वर्कर के प्रोडक्टिव जो टाइम स्पेंड किया गया है फैक्ट्री में उसको एक्सेस करते हैं। अब ये जो टाइम बुकिंग मेथड है उसमें डेली टाइम शीट होता है, वीकली टाइम शीट होता है, जॉब टिकट होता है, लेबर कॉस्ट कार्ड होता है और टाइम एंड जॉब कार्ड होता है। यानी कि वर्कर कितना प्रोडक्टिव है, कितने समय वो काम कर रहा है और जितने समय वो काम कर रहा है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर देते हैं टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स सिस्टम में।
इसके डिफरेंट मेथड्स है जो अभी अभी हमने देख लिए। उसके बाद हम बात करेंगे वेज सिस्टम की। अब वेज पेमेंट जो होता है ये एक सिस्टम होता है जिसमें हमें केयर लेनी होती है हमारे जो गारंटेड मिनिमम वेजेस हैं वो हम वर्कर को दे सकें, और साथ ही साथ इफ़िशिएंट वर्कर जो कि हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम इंसेंटिव भी ऑफर कर सकें, जिससे कि बाकी जो वर्कर है उन वर्कर्स को इन वर्कर के थ्रू हम एक मोटिवेशन दे सकें। अब वेज सिस्टम जो है वो वेज सिस्टम कई तरह के होते हैं या फिर उसके कई मेथड्स हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है वो टाइम बेसिस पर दिया जाता है। मान लो 10 to 5 ये हमारी वर्किंग आवर्स है, तो इन वर्किंग आवर्स के लिए हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं, तो टाइम बेसिस इसे कहा जाता है। रेम्यूनरेशन ऑन पीस वर्क, जितने प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीस पर रेट से हम उन्हें वर्क पेमेंट देते हैं, उसे कहा जाता है रेम्यूनरेशन ऑन पीस वर्क। बोनस सिस्टम है जहाँ पर अगर वर्कर अच्छा काम कर देते हैं तो उन्हें बोनस सिस्टम भी दिया जाता है। इनडायरेक्ट मॉनिटरी इंसेंटिव्स एक स्कीम है जहाँ पर हम वेज पेमेंट करते हैं, जिसमें हम मॉनिटरी इंसेंटिव्स उन्हें डायरेक्टली नहीं देते, यानी कि पैसा हम डायरेक्टली नहीं देते, तो उसके बजाय हम उन्हें प्रॉफिट में शेयरिंग देते हैं या फिर को पार्टनरशिप्स दे देते हैं या फिर उन्हें स्टेटस एंजॉय करने मिल जाता है। और कुछ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम जॉब सिक्योरिटी देते हैं, सोशल और जनरल वेलफेयर स्कीम्स को उन्हें देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ें हम उन्हें देते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिलिटी के रूप में हम उन्हें दे देते हैं और उन्हें खुश रख सकते हैं। तो ये है हमारी वेज सिस्टम। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी टाइम बेसिस के साथ, यानी कि हम जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ऑन द टाइम बेसिस, उसमें क्या आता है। तो जो वेजेस है वो वेजेस मेजर किए जाते हैं आपकी यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, यानी कि आपका टाइमिंग कैसे है, आवरली, डेली, वीकली या मंथली। इन जैसे भी आपने टाइम बेसिस फिक्स किए हुए हैं उन टाइम बेसिस पर हमें ये वेजेस पेड करने होते हैं। अब ये जो वेजेस हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग्स इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो जितने आवर्स हमने वर्क किया है और एक आवर के लिए जितना रेट असाइन किया गया है उस रेट से हम उन वर्क्स को मल्टीपल कर देते हैं। सपोज एक एग्जांपल की अगर हम बात करें कि किसी एक वर्कर को हमने 10 रुपीज़ पेड कर दिए हैं पर आवर के लिए, और उसने अगर 300 आवर्स काम किया है पर्टिकुलर मंथ में, तो उसके वेजेस जो होंगे वो 300 आवर्स इंटू ₹10 पर आवर के हिसाब से 3000 रुपीज़ हमें उनको पेड करने पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा टाइम बेसिस का कैलकुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम बेसिस के रेम्यूनरेशन में हम क्या देखते हैं। तो इसमें एक फ्लैट टाइम रेट होता है जिसे हम ऑर्डिनरी लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो रेट ऑफ पेमेंट होता है वेजेस का वो पर आवर के साथ फिक्स किया गया होता है, और पेमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंगली पर आवर के अकॉर्डिंगली, यानी कि जितना टाइम वर्क किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। अब ये जो टाइम वर्क किया गया है इसमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है इस ये इरिस्पेक्टिव होता है, यानी कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ये फ्लैट टाइम रेट है। दूसरी जो सिस्टम है वो है हाई वेज सिस्टम। ये जो सिस्टम है उसमें वर्कर्स को जो पेड किया जाता है वो टाइम रेट पर ही पेड किया जाता है, लेकिन जो रेट है वो मच हायर होता है नॉर्मली पेड रेट के हिसाब से, यानी कि जो इंडस्ट्री में एरिया में नॉर्मली पेड रेट होता है उससे हाई रेट पर इन वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं। इन वेज ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में ओवर टाइम जो है वो नॉर्मली अलाउड नहीं किया जाता है, तो इसे हम हाई वेज सिस्टम के नाम से जानेंगे। इसके बाद की जो सिस्टम है टाइम रेट बेसिस में वो है ग्रेजुएटेड टाइम रेट। अब इस मेथड में टाइम रेट जो होता है वो टाइम रेट वैरी होता है पर्सनल क्वालिटीज़ के हिसाब से। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्कर्स टू वर्कर पर्सनल क्वालिटीज जो होते हैं वो डिफ़र हो जाते हैं, और उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो टाइम रेट है वो फिक्स किया जाता है ग्रेजुएटेड टाइम रेट के साथ। उसी के साथ हम लोग बात करेंगे जो हमारे टाइम रेट सिस्टम है उसके एडवांटेजेस के बारे में। टाइम रेट सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल सिस्टम है और बहुत ही इजी है कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है वो एक रेगुलर और स्टेबल इनकम वर्कर को मिलाने के लिए बहुत यूज़फुल है, और एक सेंस जो होता है सिक्योरिटी का वर्कर्स को लेकर, तो वर्कर्स में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को ये जनरेट करता है।
ये बेनिफिशियल होता है एवरेज एज वेल एज लो एवरेज वर्कर्स के लिए, क्योंकि वर्कर्स जितना टाइम दिया है उतने टाइम में आकर काम करके चले जाते हैं। आउटपुट कितना आया है इसका मैटर इसमें नहीं होता है। तो जो एवरेज वर्कर्स है या फिर बिलो एवरेज वर्कर्स है, इनके लिए ये टाइम रेट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जो एडवांटेजेस हम देख रहे हैं इसके साथ कई लिमिटेशंस भी आते हैं, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस है इस सिस्टम के, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का इंसेंटिव इफिशिएंट वर्कर को नहीं मिलता, यानी कि जो ऑनेस्टली काम कर रहा है, जो अच्छा आउटपुट दे रहा है, उसके साथ कोई जस्टिस हम इस सिस्टम में नहीं कर सकते। इनइफिशिएंट वर्कर और इफिशिएंट वर्कर दोनों को भी एक ही तराजू में तोला जाता है यहाँ पर, और दोनों को सेम मेथड से ही हमें या फिर सेम अमाउंट ही हमको पे करनी होती है, जो कि अदर वर्कर्स के मन में अच्छे काम के लिए मोटिवेशन को क्रिएट नहीं करेगा। अब इसमें जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो टाइमिंग के हिसाब से दिए जा रहे हैं, तो इसमें जो आउटपुट है उस आउटपुट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी कि कितने समय में कितना आउटपुट, कितनी प्रोडक्टिविटी हम ला रहे हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ टाइम रेट को फोकस करने वाली सिस्टम है, तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है रेम्यूनरेशन ऑन पीस वर्क की। पीस वर्क सिस्टम में पर्टिकुलरली पेमेंट जो दिया जाता है वो प्रोडक्शन बेसिस पर दिया जाता है, यानी कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पर यूनिट के लिए एक अमाउंट असाइन की गई होती है और उसके हिसाब से हमें इसका पेमेंट कर देना होता है। अब पीस रेट से जो कुछ भी हम रेम्यूनरेशन देंगे उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिससे कि हम हमारी रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्निंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उतने यूनिट्स को हम हमारी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना पैसा उन वर्कर्स को हम पेड कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कोई वर्कर है उसे हम 15 रुपीज़ पर यूनिट से रेट पेमेंट करने वाले हैं, और अगर उस वर्कर ने 20 यूनिट्स 7 आवर्स में अगर प्रोड्यूस कर दिए हैं तो उसके जो वेजेस होंगे वो 20 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 15 यूनिट्स पर यूनिट, 15 रुपीज़ पर यूनिट्स, इसके हिसाब से 300 रुपीज़ जो है वो हम यहाँ पर इसको पेड कर देंगे। यानी कि उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आवर्स को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, आवर्स कितने काम किए हैं इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, उसने कितना प्रोडक्शन किया है उसके यूनिट को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और उसी उतने ही यूनिट पर हम जो रेट असाइन किया गया है उस रेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकाल देंगे। तो ये है हमारी पीस वर्क सिस्टम। अब जो पीस वर्क सिस्टम है उसके भी कई तरह के मेथड्स हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ये जो मेथड है इसमें पर यूनिट का रेट जो है वो फिक्स किया गया होता है, और ये जो मेथड है वो ऑफर की जाती है स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव के तहत वर्कर्स को, यानी कि वर्कर्स के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं होगा। वर्कर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतने यूनिट्स का उन्हें स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से पेमेंट मिल जाएगा। जितना पेमेंट हमने एक यूनिट के लिए दिया है उतना पेमेंट उसके जितने यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और स्ट्रेट उनको उतना अमाउंट हम पेड कर देंगे, यानी कि जस्टिस सभी वर्कर के साथ होगा। दूसरी जो सिस्टम है वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये जो मेथड है इसके ऊपर स्टैंडर्ड आवर प्रोडक्शन के मेंटेन किए जाते हैं और उस हिसाब से हमारी आउटपुट लेवल को भी इंक्रीज किया जा सकता है। इस सिस्टम में जो वर्कर ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाएगा, उस वर्कर को हम ज़्यादा पेमेंट देंगे, और जो वर्कर हमारी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेगा उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर कम पेमेंट भी मिल सकता है। डिफरेंशियल पीस रेट जो होते हैं उसमें हम डिफ़र करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को मैटर करते हैं और जिसने जितना काम किया है उस काम के हिसाब से उसको उसका बेनिफिट भी दे देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी डिफरेंशियल की। अब ये डिफरेंशियल जो दिया गया है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया गया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के तहत ऐसे माना जाता है कि 80% एंड 120% की सिस्टम में ये पीस रेट जो है वो काम करती है। जो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड के साथ काम करेगा उसको 100% पेमेंट मिलेगा। जो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेगा उसको 80% से पेमेंट मिलेगा, यानी कि उसको 20% का पनिशमेंट लेना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉई स्टैंडर्ड मेंटेन करके एक्सेस काम करेगा उसको 120% से पेमेंट मिलेगा, यानी कि उसको बेनिफिट भी मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास है वर्कर एक्स एंड वर्कर वाई।
जिनके ऊपर लेबर कॉस्ट हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड किया गया है वो है 20 यूनिट्स पर आवर, एक आवर में 20 यूनिट्स बनने चाहिए। नॉर्मल टाइम रेट जो दिया गया है वो है 30 रुपीज़ पर आवर, यानी कि एक आवर के लिए 30 रुपीज़ 20 यूनिट्स के लिए। और जो डिफरेंशियल्स जो अप्लाई करने हैं वो है 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% ऑफ पीस रेट एट और अबाउ स्टैंडर्ड। अब एक पर्टिकुलर जो डे है 8 घंटों का, उसमें यक्स ने प्रोड्यूस किए हैं 140 यूनिट्स और वाई ने प्रोड्यूस किए हैं 165 यूनिट्स। अब जैसे कि हम जानते हैं एक आवर में हमें 20 यूनिट्स बनाने हैं और एक आवर के लिए 30 रुपीज़ पर आवर के लिए अप्लाई किए गए हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो हमारा एक दिन का होगा वो है 8 आवर्स का। एक आवर में हम 20 यूनिट्स बनाते हैं तो 8 आवर्स में हमें बनाने होंगे 160 यूनिट्स, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया एक दिन का 160 यूनिट्स। अब वर्कर यक्स जो है उसने प्रोड्यूस किए हैं 140 यूनिट्स, जो कि कम है 160 यूनिट से, यानी कि वर्कर यक्स ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है, उसने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है। जब भी हमारा बिलो स्टैंडर्ड काम होगा तो उस समय पर जो वेजेस हमें पेड करने हैं वो 80% से पेड करने हैं, यानी कि जो नॉर्मल पीस रेट है हमारा 30 रुपीज़ पर आवर का 20 यूनिट्स के लिए, तो हमारा पीस रेट जो आता है वो होता है 30 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20 यूनिट्स, यानी कि 1.5 रुपीज़ पर यूनिट के लिए। अब 80% से अगर हमें पीस रेट देना है तो हमें देना होगा 1.5 का 80% जो आएगा 1.20 पर यूनिट। तो अर्निंग्स जो होगी हमारी यक्स की, वर्कर यक्स की, वो होंगी 140 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 1.20। 1.20 इसलिए आया है क्योंकि उसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा होता तो हमें 1.5 पर यूनिट के हिसाब से उसे पेमेंट देना होता है, लेकिन इसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है तो इसके अर्निंग होंगे 168 रुपीज़। इसी का मतलब ये है कि बिलो स्टैंडर्ड काम करने की वजह से इसको 20% का पनिशमेंट मिला है और 20% से कम पेमेंट इसको दिया गया है। जबकि वर्कर वाई जो है, वर्कर वाई ने अभी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं और उसने स्टैंडर्ड जो है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की वजह से उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 120% से मिलेगा, यानी कि हमारा जो नॉर्मल पीस रेट है 1.50 पर यूनिट का, उसको हम 120% में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको 1.50 को 120% जो होगा वो होगा 1.80 रुपीज़, यानी कि वर्कर वाई ने जो 165 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उसको अब हम 100 या फिर 1.50 से पेमेंट नहीं देंगे, तो एक्सेस पेमेंट देंगे उसको मोटिवेशन देने के लिए, या फिर उसके वर्क को हम अप्राइज करेंगे 1.80 से। तो 165 यूनिट जो है वो 1.80 रुपीज़ से कैलकुलेट होकर उसकी अर्निंग हो जाएगी 297। टेलर की डिफरेंशियल सिस्टम इसलिए है ताकि हमारे हर वर्कर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके और स्टैंडर्ड के जितना काम कर सके। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं उन्हें पनिशमेंट भी मिल सके, और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें उसका रिवार्ड भी मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम एफडब्ल्यू टेलर ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। हम यहाँ पर देख सकते हैं एडवांटेजेस हमारी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के या फिर हमारे पीस रेट सिस्टम के लिए। अब ये जो पीस रेट सिस्टम है वो एनकरेज करती है ग्रेटर इफ़िशियंसी को, वर्कर में जो इफ़िशियंसी है उसे बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। आइडल टाइम जो स्पेंड करेगा उसके लिए इस सिस्टम में कोई भी पेमेंट नहीं होगा, यानी कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं लेकिन 8 घंटों में अगर आप 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 10 यूनिट का ही पेमेंट मिलेगा। 8 घंटों का समय जो है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और टाइमिंग पर कम फोकस किया गया है। आपको यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और यूनिट प्रोड्यूस करने पर ही उसके ऊपर वेज रेट मिलेगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिड्यूस्ड विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जितना आउटपुट हम ज़्यादा बनाएंगे उतने ही फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है हमारे वो रिड्यूस होते जाएंगे, यानी कि वो कम कम लगते जाएंगे। तो ये कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ इस सिस्टम को फॉलो करते हैं या फिर इस सिस्टम से हम जिन्हें भी वेज पेमेंट देते हैं उसमें
टाइम वेस्टिंग जो है उसको डिस्करेज किया जाता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मोर क्विकली काम हम कैसे कंप्लीट कर सकें, इसके ऊपर फोकस दिया जाता है और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाता है। तो ये जो पीस रेट सिस्टम है वो इसलिए एडवांटेजेस होती है। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसे भी हम देख लेते हैं कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको डिटीरियोरेट किया गया है। साथ ही साथ जो वर्कर ओवरवर्क करता है, यानी कि जो ओवरवर्क होता है किसी भी वर्कर के लिए, वो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है, यानी कि उसकी हेल्थ पर इल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा वर्क की वजह से या फिर ओवरवर्क की वजह से। ये फेयर सिस्टम नहीं है जब हमारा प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट हो जाता है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल जहाँ पर आ जाते हैं या फिर मशीनरी में ब्रेकडाउन जहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर अगर ये सिस्टम हम काम ले आए तो इसमें जो है वो फेयरली वेजेस नहीं दिए जा सकते हैं, या फिर ये वाले जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगी। तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है हमारा पीस रेट सिस्टम का। टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम के बाद हम बात करेंगे बोनस सिस्टम की। बोनस सिस्टम में वर्कर्स को बोनस पेड किया जाता है जितना समय वो सेव करते हैं उनके वर्किंग का उसके ऊपर। तो जो वर्किंग में हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं उस टाइम को हम लोग हमारे टाइम अलाउड और टाइम टेकन के साथ एक्सेस करते हैं और उसी के साथ हम उसे बोनस भी देते हैं। बोनस देना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो वर्कर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छी प्रोडक्टिविटी लाई है, उन लोगों को इस वर्कर सिस्टम बोनस सिस्टम के साथ रिवार्डेड करने का और बोनस सिस्टम के साथ मोटिवेट करने का। तो ये जो बोनस स्कीम है, इस बोनस स्कीम को कई सारे थिंकर्स ने अप्लाई किया था और कई सारे थिंकर्स ने इसे लाया था। हमारे पास कुछ नाम यहाँ पर है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये बोनस सिस्टम कैसे काम करती है। हल्से प्रीमियम प्लान, हल्से वेयर प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान एंड बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, ये चार जो मेथड्स है, इन चार मेथड्स में हम इस बोनस सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हल्से प्रीमियम प्लान की। अब जो हल्से प्रीमियम प्लान है उसमें जो बोनस दिया जाता है वो हमारा जितना टाइम सेव किया गया है उसके 50% वेजेस दिए जाते हैं एज अ बोनस। अब जो बोनस है वो कैलकुलेट किया जाता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर वर्कड। अब टोटल अर्निंग्स जो होते हैं उन्हें कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। टोटल अर्निंग्स जो है वो आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस, इस हिसाब से इसमें अर्निंग की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल ले तो एक जॉब है जिसमें 48 आवर्स काम करना है और वर्कर जो है उसने 40 आवर्स लिए हैं उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। जो टाइम रेट फिक्स किया गया था पर आवर के लिए वो है 15 रुपीज़। तो अब इस वर्कर को कितने हल्से प्रीमियम प्लान में बोनस मिलना चाहिए या फिर कितने अर्निंग्स मिलने चाहिए। तो जो बोनस दिया जाएगा वो 50% से दिया जाएगा। तो अब जो आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स थे 48 और वर्क किए गए आवर्स थे 40, उसको हमें निकालना है और टाइम जितना सेव किया है यानी कि 4 आवर्स हमने टाइम सेव कर दिया है उसे देखना है इनटू 15। तो हमारा जो बोनस होता है वो 60 रुपीज़ आ जाता है। अब टोटल अर्निंग्स जो है वो किस तरह से देते हैं हम, 50% से हमारे अर्निंग्स में 60 रुपीज़ आ गए हैं बोनस के। टोटल अर्निंग्स जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे 40 रुपीज़ इंटू रुपीज़ 15, 40 आवर्स इंटू रुपीज़ 15। तो 40 आवर्स के लिए 15 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हम लोग पेमेंट देंगे और प्लस बोनस के 60 रुपीज़ उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन है वो बन जाता है 660 रुपीज़ का। ये है हमारा हल्से प्रीमियम प्लान जिसमें 50% वेजेस मिलते हैं टाइम सेव्ड के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हल्से वेयर प्लान की। अब हल्से वेयर प्लान जो है उसमें बोनस जो दिया जाता है वो 33.33% से दिया जाता है, यानी कि 50% के अलावा वेयर प्लान में 33.33% से हम टोटल पेमेंट देंगे। अब जैसे कि जो वर्कर ने 40 आवर्स काम किया था, 48 आवर्स अलाउड थे उसके लिए, तो उसने जो टाइम सेव किया था वो था 4 आवर्स का। तो सेम एग्जाम्पल में 33.33% से अगर हम उसे बोनस देते हैं तो बोनस की अमाउंट होती है 39.99 रुपीज़ की। तो उसे जो हम पेमेंट देने वाले हैं वो पेमेंट होगा 40 इंटू 15, यानी कि 40 आवर्स वर्कड इंटू रुपीज़ 15 पर आवर प्लस बोनस। तो उसका जो पेमेंट आएगा वो आएगा 639.99 रुपीज़। ये है हमारा हल्से का वेयर प्लान।
नेक्स्ट प्लान जो हम देखेंगे वो है रोवन प्लान। अब रोवन प्लान जो है इसमें बोनस जो कैलकुलेट किया जाता है वो बोनस जितना टाइम लिया है काम करने के लिए और जितना टाइम हमने सेव किया है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से वो लिया जाता है और इसमें टाइम अलाउड को भी देखा जाता है। और साथ ही साथ जो टाइम रेट फिक्स किया गया है पर आवर के लिए उससे हिसाब से भी जो वेजेस हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बोनस जो कैलकुलेट किया जाता है उसका एक फॉर्मूला है, वो है आवर्स वर्कड इनटू सेव्ड टाइम इनटू रेट पर आवर स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल को अगर हम फॉलो करें तो इसमें हमें पता चलता है कि आवर्स वर्क जो किए थे वर्कर ने वो 40 आवर्स थे और टाइम जो सेव किया गया था वो 8 आवर्स का टाइम सेव किया गया था। रेट जो फिक्स हुआ था हमारा पर आवर के लिए वो 15 रुपीज़ का है, यानी कि 40 इंटू 8 इंटू 15। इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी वर्कर्स के लिए अर्निंग्स हैं वो अर्निंग्स हमें पेड करने होते हैं। रोवन प्लान का फॉर्मूला हम फिर से एक बार देख लेते हैं। रोवन प्लान में हम लोगों को टाइम जितना अलाउड है उसी के साथ जितना टाइम हमने वर्क किया है और साथ ही साथ कितना टाइम सेव किया है इन सब की प्रपोर्शन को देखना होता है। तो इसमें जो बोनस दिया हुआ होता है उस बोनस को हम कैलकुलेट करेंगे हमारे वर्कड आवर्स के साथ इनटू टाइम सेव्ड के साथ और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे हमारी स्टैंडर्ड टाइम अलाउड के साथ इनटू रेट पर आवर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास बोनस की अमाउंट निकल जाती है। तो बोनस का फॉर्मूला होगा आवर्स वर्कड इंटू सेव्ड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। अब वर्कर ने 40 आवर्स वर्क किए हैं और 8 आवर्स जो है वो सेव किए हैं, डिवाइडेड बाय 48 आवर्स का जो टाइम था वो अलाउड किया गया था इंटू ₹15 रेट पर आवर है हमारा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा बोनस जो है वो 100 रुपीज़ आ जाता है। तो टोटल अर्निंग्स जो है रोवन प्लान में वो आ जाते हैं, अर्निंग्स इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस, यानी कि 40 आवर्स इंटू 15 रुपीज़ पर आवर प्लस 100 रुपीज़ बोनस। तो कैलकुलेशन जो रोवन प्लान में होगा वो हो जाएगा 700 रुपीज़ का, यानी कि उसी वर्कर को रोवन प्लान अगर स्कीम हम यूज़ करेंगे तो अर्निंग्स जो है वो 700 रुपीज़ की मिल जाएंगे। अब इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। तो इस प्लान में हम किस तरह से हमारी अर्निंग्स को, वर्कर की अर्निंग्स को पेमेंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो टोटल अर्निंग्स है वो कैलकुलेट की जाएंगी रेट पर आवर अंडर रूट स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो रेट पर आवर जो था हमारा वो है 15 रुपीज़ और अंडर रूट में स्टैंडर्ड आवर्स जो थे 48 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क जो थे वो 40 रुपीज़ है। इसका अगर अंडर रूट हम निकालेंगे तो वो आता है 43.82 रुपीज़ का, यानी कि टोटल अर्निंग्स जो है वो बन जाते हैं हमारे 657.26 रुपीज़ के। अब यहाँ पर एक ओवर टाइम की कंसेप्ट आती है। ओवर टाइम में अगर कोई एक्सेस काम कर लेता है हमारी नॉर्मल वर्किंग के हिसाब से तो उसके जो एक्सेस वर्क है उसे हम ओवर टाइम कहते हैं। अब ये ओवर टाइम का जो अलाउंस दिया जाता है वो ओवर टाइम के वर्क के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि ओवर टाइम आवर्स इंटू रेट पर ओवर टाइम आवर वर्कड, यानी कि जितने आवर्स आपने ओवर टाइम किया है उतने आवर्स इंटू जितना रेट हमारे ओवर टाइम आवर के लिए असाइन किया गया है उस रेट से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसी तरह से इस सिस्टम में हम पेमेंट दे देंगे ओवर टाइम का भी। तो ये थी हमारी डिफरेंट बोनस सिस्टम जिसमें हमने वेज पेमेंट दिया है। अब हम बात करेंगे हमारे लेबर टर्नओवर की। लेबर टर्नओवर एक ऐसा रेट है जिसमें एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट लीव करना होता है हमारी फैक्ट्री में, यानी कि वहाँ पर 3 मेथड होते हैं हमारी लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे सेपरेशन मेथड के अंडर। यहाँ पर जो फॉर्मूला है सेपरेशन मेथड के अंडर लेबर टर्नओवर का वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिविंग ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनटू 100। सेकेंड जो लेबर टर्नओवर है वो रिप्लेसमेंट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जब रिप्लेस होते हैं तो क्या होता है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनटू 100। और थर्ड जो मेथड है जो फ्लॉक्स मेथड होती है लेबर टर्नओवर की, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिविंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनटू 100। यानी कि फ्लॉक्स मेथड जो है वो
मिक्सचर है सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का। तो चलिए हम लेबर टर्नओवर को एसेस करते हैं सेम एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो पर्सनल डिपार्टमेंट की है, एक पर्टिकुलर कंपनी की, जो कि 31 मार्च 2008 को एंड कर रहा है ईयर। उस ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग जो थे वो थे 8000। नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो थे वो थे 9600। नंबर ऑफ वर्कर्स जिन्होंने कंपनी को लीव कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर वो थे 500। और नंबर ऑफ वर्कर्स जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया था वो है 100। नंबर ऑफ वर्कर्स जो रिप्लेस कर दिए थे ड्यू टू लीविंग एंड डिस्चार्ज वो है 700। यानी कि जो लीव कर गए, लेफ्ट कर गए ऑर्गेनाइजेशन को, और जो डिस्चार्ज कर दिए गए थे उसके बदले जो रिप्लेस किए गए वर्कर हैं वो 700 है। और जो एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड किए गए हैं एक्सपांशन के लिए वो है 1500। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें लेबर टर्नओवर को निकालना है वेरियस मेथड के साथ। देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग वर्कर्स जो हैं वो 8000 है, क्लोजिंग वर्कर्स जो हैं वो 9600 हैं। जो जिन वर्कर्स ने कंपनी को लीव किया है वो 500 थे, जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है वो 100 थे, और जो रिप्लेस किए गए थे वो 700 थे। साथ ही साथ एक्सपांशन के लिए हमने एडिशनल जो एम्प्लॉय किए गए थे वो 1500 वर्कर्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं हमारी टर्नओवर को एसेस करने के लिए। सेपरेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिविंग ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कितने एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो चुके हैं? 100 एम्प्लॉयज़ लीव हो चुके हैं और 500 एम्प्लॉयज़ डिस्चार्ज भी किए थे, तो दोनों का हम यहाँ पर लेंगे। और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है उसका एवरेज हम ओपनिंग और क्लोजिंग वर्कर्स के साथ निकालेंगे। तो ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2 से एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे हमारे। इस इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा लेबर टर्नओवर जो है वो 6.82% आता है। अब जो रिप्लेसमेंट मेथड है हमारी, उस रिप्लेसमेंट मेथड में हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो हमारे एम्प्लॉय रिप्लेस किए गए थे हमारी फैक्ट्री में वो है 700 एम्प्लॉयज़, और एवरेज जो है वो 8000 प्लस 9600 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्कफोर्स हमें दिया गया है, उसका एवरेज हम निकालेंगे। ये इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास लेबर टर्नओवर आएगा 7.95% का। और फ्लॉक्स मेथड जो कि मिक्स है सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड की, उसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो लेफ्ट हो रहे हैं उन्हें भी ऐड करेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रिप्लेस किए हैं उन्हें भी ऐड कर देंगे। तो 600 एम्प्लॉयज़ जो थे जिन्होंने लेफ्ट कर दिया था और डिस्चार्ज कर दिए थे, प्लस 700 एम्प्लॉयज़ जो रिप्लेस कर दिए थे, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 8000 प्लस 9600 डिवाइडेड बाय 2 से आएंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो लेबर टर्नओवर आता है वो है 14.77% का। तो लेबर टर्नओवर जो हमने दिया है वो इस तरह से। अब जो पे स्लिप होता है हमारा वो इस तरह से दिखता है, जहाँ पर हम बेसिक सैलरी को लिख देते हैं हमारे, फिर उसमें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओवर टाइम और यूनिफॉर्म को ऐड कर देते हैं, और इससे हमारी ग्रॉस सैलरी बन जाती है किसी भी वर्कर की। उसमें हम अगर उसने किसी सैलरी का एडवांस लिया है तो उस एडवांस को माइनस कर देते हैं, साथ ही साथ यूनियन कंपनी या फिर ईपीएफ जो होता है परसेंटेज वाइज उसको भी माइनस कर देते हैं, वेलफेयर स्कीम को माइनस कर देते हैं, और लोन इंस्टॉलमेंट अगर उसने कुछ लिए हुए हैं तो उसको भी माइनस कर देते हैं। तो ये जो टोटल डिडक्शन उसमें से कर देते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी में से, और हमारे पास आ जाती है नेट सैलरी। नेट सैलरी पे फिर हम ईपीएफ 15% देते हैं और ईटीएफ 3% देते हैं, और इस तरह से जो पे स्लिप है हमारी किसी भी वर्कर की वो पे स्लिप बन जाती है हमारे यहाँ पे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग जो है उस लेबर कॉस्टिंग को हमने देखा है। लेबर किस तरह से आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का क्या रिलेशन होता है, किस तरह से वो ऑपरेट होते हैं, किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है लेबर में, लेबर के वेज पेमेंट सिस्टम कैसे होते हैं, लेबर के टाइम कीपिंग सिस्टम कैसे होते हैं, ये भी हमने इसमें पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ लेबर को किस तरह से बोनस हम पेड करते हैं या फिर बोनस दिया जाता है, इसके ऊपर भी हमने फोकस कर दिया है। तो इस वीडियो में लेबर कॉस्टिंग की सारी बातों को मैंने डिटेल में आपके सामने रख दिया है, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं कि किस तरह से हम रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग का लेबर कॉस्टिंग जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम फिर से मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।